इकोनॉमिक सर्वे 2023 एंड 24 लेक्चर फर्स्ट हो चुका है। लेक्चर फर्स्ट में हम लोग ओवरऑल आइडियाज़ जाने थे कि इस बार इकोनॉमिक सर्वे में क्या क्या ओपिनियन दिया है। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ, इकोनॉमिक सर्वे जो प्रीवियस ईयर का जो भी हुआ है उसी के बारे में ब्यौरा रहता है इसमें, और आने वाले समय में हमें क्या करना चाहिए, किस तरह का रिफॉर्म्स लाना चाहिए, इकोनॉमिक सेक्टर में क्या करना चाहिए, वो भी सुझाव इस डॉक्यूमेंट में रहेगा। इसलिए 23 और 24 है, समझ गए ना। तो देखो 6 की एरियाज़ फॉर अमृतकाल, ये जी हमें अमृतकाल तक पहुंचना है। अमृतकाल मतलब वही भारत को, वही विकसित भारत बनना है, समझे। तो उसके लिए हमें 6 जगह पे ध्यान देना होगा। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करना ज़रूरी है। देखो स्टूडेंट, भारत सरकार ने 10 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, मतलब प्रपोजल रखा, तो उसमें 9.5 लाख करोड़ किया है। इस बार बजट में, इंटरिम बजट में भी और इस बजट में भी 11.11 लाख करोड़ रखा। तो भारत सरकार जो इतना जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कर रही है, किस सोच से कर रही है? ताकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़े, ताकि क्राउड इन हो। मगर दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक भी क्राउड इन हुआ नहीं है। तो किस तरह क्राउड इन हो, किस तरह प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो, नंबर 1, और ये ज़रूरी है अमृतकाल के लिए। दूसरा क्या है, एमएसएमई का ग्रोथ हो, एमएसएमई का एक्सपांसन हो। तो ये चीज़ तो देखो इस बार यूनियन बजट में भी था, एमएसएमई के लिए बहुत सारा तुम्हारा पैकेज सब लाया गया था, करेक्ट। उसके बाद एग्रीकल्चर को ग्रोथ इंजन बनाना है। तो एग्रीकल्चर ग्रोथ इंजन कैसे बना सकते हो? एग्रीकल्चर में वैल्यू एडिशन करके, एफपीओ बना के, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को स्टेबल करके, उसको स्ट्रक्चर बना के। सही बात है ना, क्योंकि जानते हो कि जहाँ पे 46% वर्कफोर्स एम्प्लॉयड होगा, वो सेक्टर को मजबूत तो करना ही पड़ेगा। और फार्मर का जहाँ तक सवाल है, रियल वेज ग्रोथ तो हुआ ही नहीं ठीक से। तो एनर्जी ट्रांजिशन के लिए फाइनेंसिंग होना चाहिए। जब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, तो देयर मस्ट बी अ गुड फाइनेंशियल मैकेनिज्म। और प्लस उसमें जस्ट ट्रांजिशन का ही बात होना चाहिए कि जो लोग नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल में जा रहे हैं, जो लोग एम्प्लॉयड है, उसके पास अच्छे से ट्रेनिंग हो, समझ हो, स्किल डेवलपमेंट हो, ताकि जब ट्रांजिशन हो तो वो भी एम्प्लॉयड हो सके रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में। दूसरी बात है जो एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट का जो गैप क्या है, स्किल को लेके है ना। एजुकेशन में वो स्किल नहीं है जो रिक्वायरमेंट है एम्प्लॉयमेंट में, तो गैप को भी ठीक करना है। उसके लिए यूनियन बजट में प्रपोजल आया है, वोकेशनल ट्रेनिंग। टॉप 500 जो कंपनी है भारत का, उसमें ट्रेनिंग होगा। बस सवाल है कि टॉप 500 कंपनी कितना आतुर है लेने के लिए, ये भी एक सवाल है। और स्टेट कैपेसिटी बिल्डअप करना, स्टेट कैपेबिलिटी, क्योंकि मेन तो स्टेट यदि प्रॉस्पर करेगा तो पूरा कंट्री प्रॉस्पर करेगा। और हम जानते हैं कि स्टेट से भी बहुत उम्मीद लगाया गया इस बार यूनियन बजट में कि वो क्या करेगा, कस्टम ड्यूटी घटा देगा, वही जो लगता है तुम्हारा लैंड के ऊपर जो लगता है टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी जिसको कहते हैं, है ना। स्टेट भी अपना लैंड रिकॉर्ड को लेकर काम करे, क्योंकि हक, क्योंकि देखो स्टेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेट के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स, जब तक लैंड रिफॉर्म्स नहीं करेगा स्टेट तब तक नहीं हो सकता है। तो इसलिए स्टेट कैपेसिटी भी बढ़ाना, स्टेट कैपेबिलिटी बढ़ाना, ये तुम्हारा 6 एरियाज़ है जो ज़रूरी है अमृतकाल के लिए। आया समझ में स्टूडेंट? तो यहाँ पे समझो, जो कि इकोनॉमिक सर्वे फर्स्ट पेज में ही तुम लोग को बताया गया था कि देखो वर्ल्ड बैंक ने तो ज़्यादा प्रोजेक्ट किया है कि भारत का जीडीपी बढ़ा ज़्यादा होगा। IMF ने भी ज़्यादा प्रोजेक्ट किया है। हाँ, याद करो तुम लोग, SBI का जो रिसर्च पेपर था उसने भी ज़्यादा प्रोजेक्ट किया था। तो इकोनॉमिक सर्वे ने क्यों कम प्रोजेक्ट किया है, 6.5 to 7 किया है? तो इसका रीज़न तुम लोग जानते हो। एक तो मानसून देखो, हाँ, टेम्पोरल वेरिएशन, स्पेशल वेरिएशन। हाँ, टेम्पोरल वेरिएशन जानते हो ना, टाइम के हिसाब से लैग हो रहा है। ओवरऑल देखोगे तो तुमको लगेगा कि नॉर्मल मानसून है, मत क्या डिस्ट्रीब्यूशन है इस मानसून का, दैट इज कॉल्ड टेम्पोरल वेरिएशन। स्पेशल वेरिएशन का मतलब क्या है, हर जगह ही बारिश होना चाहिए, उस तरह का बारिश नहीं हो, कहीं पे सूखा पड़ रहा है, कहीं पे बहुत ज़्यादा फ्लड है। तो ये जो ट्रैजेक्टरी है मानसून का, मानसून बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो चुका है, ये भी रीज़न है कि ग्रोथ कम बताया जा रहा है इसमें। दूसरी बात है कि जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट जो वर्ल्ड में चल रहा है अभी, यूक्रेन वार, हाँ, उधर तुम्हारा पता है यूक्रेन का 3 साल होने जा रहा है, यूक्रेन रशिया का, इधर 1 साल होने वाला है गाजा और फलस्तीन का। तो और उसका प्रोटेक्शनिस्ट मेजर जान रहे हो ना कि 2023 में कितना, लगभग 3000 प्लस रिस्ट्रिक्शन लगाया गया तुम्हारा इंपोर्ट पे। तो सम ऑफ द कन्फ्लिक्ट हैव बिकम प्रोटेक्टेड दैट आर लीडिंग टू द, देखो अब ऐसा कन्फ्लिक्ट हो गया है कि जिसके वजह से तुम्हारा जो सप्लाई चेन जो होना चाहिए था, रेगुलेटरी होना चाहिए, उसमें डिसरप्शन आ रहा है।
सही बात है ना। हौदी यदि अटैक करेगा रेड सी में तो फिर सप्लाई चेन सिस्टम तो टूटेगा ही टूटेगा। और दूसरी बात है कि चाइना, देखो चाइना वर्सेस वेस्ट है, तो ये भी एक रीज़न है सप्लाई चेन डिसरप्शन होने का। फाइनेंशियल मार्केट देखो, अब वर्ल्ड में फाइनेंशियल मार्केट, वही जो स्टॉक मार्केट है, तुमको बहुत बूम होते हुए नजर आएगा। अभी बूम हो रहा है बाहर भी, यूएस में भी, लंदन में भी देखोगे तो स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है, फाइनेंशियल मार्केट। मैं यदि ये गिर जाए अच्छा ना, तो उसका असर डेवलपिंग कंट्री भी झेलेगा, क्योंकि सब इंटरकनेक्टेड है। तो वही चीज़ लिखा गया कि जो फाइनेंशियल मार्केट डेवलप कंट्री में है ना, जो राइज हो रहा अनइंटरवेंट, यानी कि बहुत तेज़ी से राइज हो रहा है, यदि ठप हो गया, गिर गया, तो इसका स्पिल ओवर इफेक्ट होगा डेवलपिंग कंट्री में भी। आर यू गेटिंग मी? तो इसलिए जो जीडीपी है एस्टिमेट कम की, क्यों जानते हो कि यूनाइटेड स्टेट्स कुछ भी करेगा तो भारत को असर पड़ेगा स्टॉक मार्केट से। दूसरी बात है, चाइना इतना ज़्यादा कैपेसिटी बिल्डिंग डेवलप कर लिया है कि चीपर गुड्स, वो भी अपने आप में एक समस्या है, वर्ल्ड के लिए ही समस्या है, इंडिया के लिए तो है ही, वर्ल्ड के लिए भी समस्या है, क्योंकि कैपेसिटी बिल्डिंग इतना ज़्यादा है चाइना में, चाइना सस्ता बेचता है, उसकी वजह से बाकी मार्केट को दिक्कत है। तो इम्पोर्ट ऑफ चीपर गुड्स फ्रॉम चाइना, इसका असर है डोमेस्टिक इकोनॉमी में बहुत सारा कंट्री में, इंडिया भी उसमें एक्सेप्शनल नहीं है। और दूसरी बात है कि इस बार जो जीडीपी बढ़ रहा है, तो जीडीपी जो बढ़ रहा है तुम्हारा प्राइवेट कंजम्पशन की वजह से नहीं बढ़ रहा है। आमतौर पर प्राइवेट कंजम्पशन जो इंपॉर्टेंट हिस्सा हुआ करता था 55%, वो घटा है रिसेंट टाइम में, जो उसका ग्रोथ होना चाहिए वो ग्रोथ कम हुआ है। तो इस बार जो जीडीपी बढ़ रहा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से बढ़ रहा है। तो कायदे से कैसे पता चलेगा कि कंट्री में मिडिल क्लास अच्छा है? यदि प्राइवेट कंजम्पशन बेटर हो तो उसे पता चलेगा, और हम देख रहे हैं कि प्राइवेट कंजम्पशन लगातार घट रहा है, समझे, एक्सपेक्टेड लाइन में नहीं है। उसके बाद क्राउडिंग नहीं हो रहा है टाइम पे। दूसरी बात है कि देखो एक्सेस कैपेसिटी जो चाइना डेवलप कर लिया है, उसकी वजह से देखो चीप मार्केट। तो ये सब रीज़न है, और भी बहुत सारे रीज़न है जिसके वजह से इकोनॉमिक सर्वे भारत का जो आने वाला जो जीडीपी है उसको कम एस्टिमेट कर रहा है, कि कम बता रहा है कि देखिए 6.5% से 7% तक ही ग्रोथ कर सकता है। आगे देखो एग्रीकल्चर सेक्टर, देखो एग्रीकल्चर सेक्टर यदि हम शुरू से देखें, ग्रीन रेवोल्यूशन से अभी तक देखें, तो सक्सेसफुल स्टोरी है इसमें। कहाँ अनाज नहीं था, जय जवान जय किसान का नारा है ना, अनाज नहीं था तो कहा जा रहा था कि फास्टिंग करो, और अभी देखो हम तो बहुत अच्छा प्रोड्यूस कर रहे हैं। मगर उसके बाद भी एग्रीकल्चर में कमी तो है, सिंथेटिक फर्टिलाइज़र है ना, ये पेस्टिसाइड, इंडस्ट्रियल पेस्टिसाइड, सब ये सब ठीक नहीं है। एनीवे देखो इंडिया देखो लंबा एक यात्रा किया है, फूड डिफिसिट से फूड सरप्लस बने हैं। 1960s में हम दूसरे जगह से लाते थे फूड से, अभी देखो हम लोग क्या एक्सपोर्टर बन गए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का। सही बात है, बहुत सारा चीज़ हम लोग बेचते भी थे। राइस तो देखो बासमती राइस तो इंडिया से बहुत जाता है। कुछ साल पहले तक हमारा जो चावल जो था लगभग 30 से लेकर 35% राइस का बास्केट में हम कंट्रीब्यूट करते थे। अभी कम हुआ है क्योंकि नॉन बासमती चावल घटाए हैं, बासमती तो अभी भी जाता है। एनीवे यहाँ पे देखो अब हमारा ध्यान होना चाहिए फूड सिक्योरिटी से लेकर न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को लेकर। फूड सिक्योरिटी बहुत हो गया, अब न्यूट्रिशन सिक्योरिटी क्या होता है? न्यूट्रिशन सिक्योरिटी का मतलब अब मिलेट्स, अब पल्सेस, अब वेजिटेबल्स, ये सब पे जोर देने की ज़रूरत है। व्हीट और राइस हो गया जो न्यूट्रिशियस चीज़ है, जैसे मिलेट। देखो अभी भी बाहर से हमें वेजिटेबल ऑयल मंगवाना पड़ता है ना, 55 to 60% बाहर कंट्री से आता है। तो एक्रिएज बढ़ाना होगा, एरिया बढ़ाना होगा विद्यार्थी लोग, इसलिए फूड सिक्योरिटी हो गया, अब न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की ओर हमें बढ़ना होगा, समझे। सो फार्म सेक्टर पॉलिसी, ऐसा पॉलिसी बनना चाहिए एग्रीकल्चर को लेके जो डिमांड ड्रिवन फूड सिस्टम को देखे, है ना, अलाइन मोड हुई था। क्योंकि देखो हो क्या रहा है कि कन्वेंशनल है, व्हीट राइस यही उग रहा है। अरे भाई मिलेट्स का कंट्री में ज़रूरत है, पल्सेस का ज़रूरत है। देखो नियर सेल्फ सफिशिएंट है ना हम लोग, 25 से लेकर 26 मिलियन टन से पल्सेस में, तो और भी होना चाहिए कायदे से। तो जो डिमांड है उस हिसाब से पॉलिसी होना चाहिए ताकि भारत में न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को इस्टेब्लिश किया जा सके। न्यूट्रिशन सिक्योरिटी वही बोल रहा है, देखो मोर न्यूट्रिशियस हो और इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हो, सस्टेनेबल भी अप्रोच, समझ गए ना। तो 5 रिकमेंडेशन इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया था। और देखो इकोनॉमिक सर्वे में ये भी बोला गया कि इरिगेशन एफिशिएंसी बहुत ही कमज़ोर है भारत में। देखो सरफेस वाटर का बात करूँगा, सरफेस वाटर मतलब वही जो कनाल इरिगेशन सिस्टम है, पता वो जो वाटर है उसका एफिशिएंसी 30 से लेकर 40% है। यानी कि तुम 100 यूनिट लगा रहे हो तो 30 से 40% ही काम कर रहा है, बाकी सब बह जा रहा है, ये बाकी सब बर्बाद हो जा रहा है। यदि मैं ग्राउंड वाटर का बात करूँ तो 50 से लेकर 60%, व्हाट अबाउट द 40%? तो एफिशिएंसी भी वही, कहने का मतलब माइक्रो इरिगेशन प्रैक्टिस करिए, स्प्रिंकलर इरिगेशन प्रैक्टिस करिए, ड्रिप इरिगेशन प्रैक्टिस करिए, वो बोला जा रहा है, समझे। हाँ अब यहाँ देखो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में लॉट्स ऑफ चैलेंजेस। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि सस्टेनिंग फूड,
और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। सही बात है, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को बरकरार रखना, वो क्योंकि फूड सिक्योरिटी तक तो अचीव कर लिए हैं, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी अचीव नहीं किए हैं। और दूसरी बात है, हमारा जो ग्रोथ होना चाहिए सस्टेनेबल ग्रोथ होना चाहिए, यानी कि फार्मर को अच्छा खासा फ़ायदा भी होना चाहिए और इन्वायरमेंटल अप्रोच भी होना चाहिए। दूसरी बात है क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज के वजह जानते हो ना, क्रॉप सब बर्बाद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो प्रॉपर मिटिगेशन होना चाहिए, प्रॉपर एडाप्टेशन होना चाहिए। मिटिगेशन और एडाप्टेशन जानते हो ना बच्चे लोग, एडाप्टेशन का मतलब है कि इस तरह का क्रॉप्स लेके आओ जो क्लाइमेट चेंज का जो वेगरीज है, क्लाइमेट का जो वेगरीज उसको झेल सके। अब मिटिगेशन का मतलब ऐसा काम करो कि जिसके वजह से तुम्हारा क्लाइमेट चेंज का असर कम हो जाए। रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे प्रधानमंत्री कुसुम योजना सही था ना, कि उसे एक्स्ट्रा इनकम भी और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी। दूसरी बात है जो क्रिटिकल रिसोर्सेज है जिसको आंख बंद करके लोग यूज़ करता है, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और लैंड, इसको सही तरीके से यूज़ करना चाहिए। सिंथेटिक फर्टिलाइजर सब कम करना चाहिए। अब जहाँ तक सवाल है, एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर के पास ह्यूज पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए है कि नहीं, बताओ तो। मगर लोग जाना नहीं चाहते क्योंकि हमने उसको मॉडर्नाइज ही नहीं किया। प्रॉब्लम ये है। तो जो एक्सप्लॉइट करना चाहिए इसके पोटेंशियल को अभी तक नहीं हुआ है। यदि हम करेंगे एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर को तो अच्छा खासा जॉब क्रिएट हो सकता है। हाँ, इसलिए स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है विद्यार्थी लोग। जो अभी चैलेंज है वाटर स्कैरसिटी, देखते हो वाटर की स्कैरसिटी की प्रॉब्लम है कि नहीं है। आने वाले समय में इंडिया तुम्हारा बहुत ज़्यादा ही वाटर के स्ट्रेस से गुजरने जा रहा है। भारत सरप्लस नहीं है वाटर में, जान लेना। आने वाले समय 2030 तक तो भारत वो हो जाएगा, डिफिसिट हो जाएगा वाटर को। तो स्पेशली हमारे कंट्री में जानते हो कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स 2 हेक्टेयर से जिसका कम ज़मीन हो, तो खाली एग्रीकल्चर बोलते रहोगे तो चलेगा नहीं। कोऑपरेटिव फार्मिंग, वैल्यू एडिशन, प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इंटरमीडिएट को हटाना, ये सब करने की ज़रूरत है। अब तुम खुद देखो ना कि पिछले साल कंपेयर में इस साल क्या हुआ, 1 मिलियन टन राइस कम हुआ, फूड ग्रेन्स कम हुआ है। हॉर्टी का कितना है, लगभग कह सकते हो 330 मिलियन टन, पहले कंपेयर में 1 मिलियन टन कम हुआ है। आमतौर पर ऐसा देखा नहीं जाता, प्रत्येक साल कुछ इंक्रीज़ देखा जाता है। इस साल घटा है 1 मिलियन टन। और दूसरी बात है हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट कितना है, 340 से लेकर 345 मिलियन टन। तो हॉर्टिकल्चर आगे है, वही जिसमें वेजिटेबल्स, फ्रूट सब भी आ जाएंगे। आया समझ में विद्यार्थी लोग तुम लोग को? हाँ। अब देखो समस्या देखो तो कैसे आएगा समस्या। देखो हाँ, कॉन्ट्रैक्ट का भी है ऑप्शन देखो, मैं तुम लोग को बताऊंगा, ये बहुत ही खास चीज़ है। इसको कहते हैं, मैं बताता हूँ तुम लोग को। हाँ, इकोनॉमिक सर्वे रिकमेंड कीपिंग सेंसिटिव कमोडिटीज सच एज राइस, व्हीट एंड मोस्ट पल्सेस आउटसाइड द एम्बिट ऑफ फ्यूचर मार्केट अंटिल द मार्केट्स आर डेवलप्ड एंड द रेगुलेटर हैज़ ए हाई डिग्री ऑफ कंफर्ट इन डाइवर्सिफाइंग द पोर्टफोलियो। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो फ्यूचर मार्केट का मतलब क्या है कि सुनो बच्चे लोग, एक कोई कॉन्ट्रैक्टर है और फार्मर है। कॉन्ट्रैक्टर मतलब कॉर्पोरेट भी हो सकता है। वो फार्मर के साथ आया, समझौता हुआ, फार्मर ने कहा कि ठीक है, हम राइस या व्हीट जो भी मेरा क्रॉप्स है हम उसको ग्रो कर रहे हैं, जैसे कंप्लीट हो जाएगा, हार्वेस्टिंग हो जाएगा, हम आपको दे देंगे, और पहले ही पैसा तय हो गया कि इतना इतना रुपया में हम ले लेंगे। इसको बोलते हैं तुम्हारा फ्यूचर मार्केट। इसको बोलते हैं फ्यूचर मार्केट। तो भारत में ये जो राइस स्टेबल फूड है उसके ऊपर फ्यूचर मार्केट सही नहीं है, इनफैक्ट कहीं पे भी सही नहीं है। भारत में फ्यूचर मार्केट डेवलप्ड ही नहीं हुआ। यदि फ्यूचर मार्केट डेवलप होता तो फार्मर को बहुत फ़ायदा होता, फार्मर अनसर्टेनिटी से बच सकता था। क्यों? यदि फार्मर को पहले ही कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो फार्मर को दिक्कत नहीं है, ना ही फार्मर को एमएसपी चिल्लाने की ज़रूरत है, क्यों पहले ही समझौता हो चुका है कि इतना इतना रुपया में लेगा। अब उसमें बढ़िया क्या है कि पहले यदि देखो इसमें फ़ायदा क्या है, फार्मर को भी फ़ायदा है और कॉन्ट्रैक्टर को भी फ़ायदा है, अनसर्टेनिटी से बचता है। जैसे मान लो कि राइस 1 क्विंटल राइस ग्रोन हुआ तो पहले ही बोल दिया कि एक क्विंटल राइस का लेट से 100 रुपया। हाँ, मार्केट में चाहे कुछ भी दाम हो, मार्केट में तो 90 रुपये भी दाम हो सकता है, अब मार्केट में 110 भी हो सकता है। तो फार्मर को कम से कम फायदा हुआ ना, कि फार्मर वो जो प्राइस अनस्टेबिलिटी है, मार्केट तो कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है, वो फार्मर सर्टन हो गया कि चलो भाई हम राइस पे काम करेंगे, हम व्हीट पे काम करेंगे और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट साइन है, इतना इतना पैसा तो आएगा ही आएगा। मगर इंडिया में ये चीज़ बढ़िया से अभी तक डेवलप नहीं हुआ। तो यही इकोनॉमिक सर्वे में कह रहा है कि ठीक है, जो सेंसिटिव कमोडिटीज़ है जैसे राइस और व्हीट और पल्सेस उसको हटा दीजिए, मगर बाकी जो क्रॉप्स है उसके लिए तो फ्यूचर ऑप्शन हो ही सकता है, उसके लिए फ्यूचर वो हो ही सकता है, फ्यूचर ऑप्शन वही कॉन्ट्रैक्ट साइन हो ही सकता है। चलो राइस व्हीट करोगे तो थोड़ा सा दिक्कत भी हो जाता है क्योंकि वो स्टेबल फूड है, वो बाकी के लिए तो एक्सपेरिमेंट किया ही जा सकता है। बट वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल करने के लिए कि देखो एक आदमी नहीं कर सकता है,
क्योंकि मान लो एक आदमी करेगा दिक्कत होगा, डिस्ट्रीब्यूटर, एग्रीगेटर, जितने भी स्टेक होल्डर है सबको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। और ये इस तरह का इकोसिस्टम भारत में डेवलप होगा, तभी ये जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है ये सफल हो पाएगा भारत में। तो इसलिए इकोनॉमिक सर्वे ये कैटेगरिकली बोल रही है कि ठीक है राइस आप नहीं करो, ठीक है जो भी सेंसिटिव कमोडिटी हो आप फ्यूचर ऑप्शन में मत लाओ, मगर बाकी जो क्रॉप्स है उसके लिए फ्यूचर ऑप्शन लाया ही जा सकता है, उस तरह का व्यवस्था क्रिएट किया जाए भारत में। आया समझ में? वही चीज़ बोला गया है। द एग्रीकल्चर फ्यूचर मार्केट शुड फोकस ऑन लेस सेंसिटिव कमोडिटीज, जैसे ऑयल सीड कॉम्प्लेक्स हो गया, वही सीड्स, मिल्स और ऑयल्स, हाँ मेज हो गया, कॉटन हो गया, बासमती राइस हो गया, स्पाइस, इसके ऊपर तो हो ही सकता है कॉन्ट्रैक्ट साइन। इसे क्या फार्मर्स को कम से कम एक अभ्यास तो मिलेगा, एक व्यवस्था तो मिलेगा। अब बाद में यदि ये व्यवस्था बहुत अच्छा डेवलप्ड हो गया तो आप अप्लाई कर दीजिए सेंसिटिव कमोडिटी पे भी, फार्मर्स को बहुत बेनिफिट होगा इससे। आ रहा है समझ में ना? तो देखो इसके लिए देखो एक नहीं कर सकता कोई स्टेक होल्डर, इसके लिए कंज्यूमर हो, प्रोड्यूसर हो, या ट्रेडर हो, या एग्रीगेटर हो जो फैसिलिटेट कर रहा है, सबको आना होगा, ताकि जो मार्केट का रिस्क है उसको हेज करना होगा, यानी कि मार्केट का जो रिस्क है उसको बचने के लिए। मान लो एक कोई आ रहा है, बाद में ऊपर नीचे हुआ तो उसके ऊपर ही सब लॉस हो जाएगा। तो इसलिए रिस्क को क्या रिड्यूस किया जाए। रिस्क कैसे रिड्यूस हो सकता है? जब वेरियस स्टेक होल्डर एक साथ आ जाए, एक इकोसिस्टम बन जाएगा, तो ये रिस्क अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। समझ गए ना? इसलिए बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए, समझा? और इससे क्या होगा, तुम्हारा लिक्विडिटी मिलेगा एंड हेल्प्स प्राइस डिस्कवरी फॉर लॉन्गर पीरियड। तो देखो फार्मर्स को बहुत अच्छे से प्राइस भी मिल जाएगा। सबसे बड़ा रोना यही है ना कि फार्मर्स को प्राइस ठीक से नहीं मिलता है। अभी भी देखो, अभी भी मांग उठ रहा है ना पार्लियामेंट में कि एमएसपी को लीगल बैकअप दे दो। तो कब तक लीगल बैकअप करते रहेंगे हम लोग? और लीगल बैकअप देना भी तो एक जानते हो कि ये भी अपने आप में निगेटिविटी है। फार्मर आंख बंद करके और वाटर को यूज़ करेगा, राइस और व्हीट में रहेगा जीवन भर, क्योंकि बोलेगा कि चलो भाई राइस और व्हीट के ऊपर एमएसपी मिलता है, दे देंगे, सरकार तो खरीद ही लेगा हमारा। इसलिए सरकार हिचकिचाती है, सरकार नहीं देती एमएसपी। तो इसलिए फ्यूचर ऑप्शन वाला चीज़ एग्रीकल्चर में डेवलप होना चाहिए। समझ में आ गया नहीं चीज़? आगे देखो प्रॉब्लम क्या है, आखिर फ्यूचर ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता है भारत में क्लियर? तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जिस कंट्री में 85 to 86% स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हो, उसका बार्गेनिंग पावर ही खत्म हो गया। 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है उसका, क्या बार्गेनिंग पावर रहेगा? तो यहाँ पे भी कोऑपरेटिव अप्रोच होना चाहिए। मेन वही बोल रहा है यहाँ पे कि अधिकतर फार्मर यहाँ पे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है ना, फ्रेगमेंटेड लैंड है उसके पास, कम ज़मीन है, तो कैसे वो करेगा वो? इसलिए कॉमोडिटी फ्यूचर मार्केट का भारत में डेप्थ ही नहीं है। यदि यही बहुत बड़ा फार्मर होता तो पावर बड़ा होता, तो फ्यूचर मार्केट का जो वही कॉन्ट्रैक्ट वाला जो ऑप्शन है उसमें वो शामिल कर सकता था अपने आप को। तो डेप्थ जो है फ्यूचर मार्केट का भारत में बढ़ सकता था, बट नहीं हो पाया। एक रीज़न ये भी है, बात समझे? तो इसलिए विद्यार्थी लोग क्या है, जरूरी क्या होना चाहिए, क्वालिटी पैरामीटर्स डिसाइड होने चाहिए, ठीक है। और मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स को कोशिश करना चाहिए कि आप लोग भी कमोडिटी फ्यूचर मार्केट में रहो, शामिल रहो। हाँ, मगर यही कि आप सेंसिटिव वाला मत दो, मगर जो कम सेंसिटिव वाला कमोडिटी है उसको लाने के प्रयास करो। वही चीज़ वहाँ पे लिखा गया है, समझ सकते हो तुम लोग कि इंगेजिंग इन द कमोडिटी फ्यूचर मार्केट सिंस फार्मर्स प्रोड्यूस डिफरेंट वैरायटी ऑफ कमोडिटीज़ इन वाइडली वेरिंग क्वालिटीज ड्यू टू द वेरिड, जो अलग अलग जगह पे अलग अलग क्रॉप्स है ना, अलग अलग वेदर है, अलग अलग सोइल कंडीशन है। तो ये सबको देखते हुए फ्यूचर कॉन्टेक्ट कर ही सकता है, एक इकोसिस्टम डेवलप कर ही सकता है। और दूसरी बात है कि सरकार का सबसे बड़ा लोफल्स क्या है कि सरकार अचानक आएगी, ऐसा फरमान जारी करेगी जिसके वजह से क्या हुआ कि तुरंत फ्यूचर जो मार्केट बंद हो जाएगी। तो ये करोगे तो फिर कभी भी इकोसिस्टम डेवलप नहीं हो सकता। सरकार का जो भी पॉलिसी है वो बहुत ही स्टेबल होना चाहिए। सेव हार्बर रेट बताए थे ना पिछले क्लास में, बिल्कुल उस तरह होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। अन्यथा पता चला कि यहाँ पे एक इकोसिस्टम डेवलप हुआ फ्यूचर मार्केट का, सरकार आई अचानक बोली कि नो, बैन है, तो फिर फार्मर और कॉन्ट्रैक्टर और जो भी है तुम्हारा स्टेक होल्डर क्यों शामिल होना चाहेगा? तो सबसे पहले ज़रूरी है स्टूडेंट की जो नॉन एसेंशियल कमोडिटी है उसके लिए फ्यूचर ऑप्शंस वाला मार्केट क्रिएट किया जाए। यदि ये बहुत अच्छा हो गया तो किसी तरह स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स का भी पावर बढ़ा के उसको भी जोड़ा जाए ताकि कम से कम उसको ड्यू इनकम मिल सके। समझे? तो वही चीज़ वहाँ पे लिखा गया है। जो पीरियडिक बैन करता है इंडियन गवर्नमेंट फ्यूचर ट्रेडिंग के ऊपर, इसका असर पड़ता है ट्रेडिंग वैल्यू पे, ट्रेडेड वैल्यू पे और प्राइस वॉल्यूम पे। समझे? तो इससे तुम्हारा इकोसिस्टम बर्बाद हो सकता है। दूसरी बात है को फर्टिलाइजर सब्सिडी। बताओ फर्टिलाइजर सब्सिडी के बारे में कब से इकोनॉमिक सर्वे भी एक्सपर्ट भी बोल रहे हैं कि जो फर्टिलाइजर सब्सिडी इतना नहीं देना चाहिए, बहुत पैसा पब्लिक पैसा जा रहा है फर्टिलाइजर में, और भी आप यूरिया दे रहे हो, आदमी बोरा भर के यूरिया ले जा रहा है, वो बर्बाद कर रहा है। तो
तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखो, जो करेंट सिस्टम है, करेंट रेजिम है, करेंट व्यवस्था है सब्सिडी का, वो उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम्स है। नंबर 1 क्या है, जो पीएस टर्मिनल डिवाइस पे आप जाओगे ना, पीएस मतलब जो फर्टिलाइज़र बेच रहा है, उस पर जाओगे तो वहाँ पे एक फार्मर के पास कितना ज़मीन है और वो कितना डिमांड कर रहा है फर्टिलाइज़र का, उसका क्रॉस चेक नहीं होता है। मान लो कि वो फार्मर के पास मान लो 1 हेक्टेयर लैंड है और वो 10 बोरा ले जा रहा है फर्टिलाइज़र, तो पता ही नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जो लैंड रिकॉर्ड होना चाहिए वो एक्चुअली पीओएस में अलाइन होना चाहिए। क्यों पीएस में होता है ना जी, पीओएस मतलब जहाँ फर्टिलाइज़र लोगे तो सरकार को बताना पड़ेगा ना, एक डिवाइस रहता है। तो पीएसओ टर्मिनल में क्या होना चाहिए था एक्चुअल में, कि किसान का जितना खेत है और किसान जो डिमांड कर रहा है क्या वो सही है, उसका चेक होना चाहिए था। देखो, तो नॉन इंटीग्रेशन ऑफ पॉइंट ऑफ सेल एट रिटेल आउटलेट्स विथ लैंड रिकॉर्ड डेटा, नहीं फार्मर्स पास जो लैंड है उसका कोई डेटा जो है वो डेटा तुम्हारा अलाइन नहीं है पीएसओ डिवाइस, तो नहीं है तो कोई भी फार्मर आके मुंह उठा के आएगा और बोलेगा कि हमको इतना इतना फर्टिलाइज़र है दे दो, तो फर्टिलाइज़र ज़्यादा ले जाएगा, हो सकता है वो फर्टिलाइज़र दूसरी जगह जाकर बेच दे। समझ रहे हो ना, प्रॉब्लम है। दूसरी बात है नॉन वेरिफिकेशन ऑफ फार्मर एज फर्टिलाइजर सेल्स आर बेस्ड ऑन द आधार कार्ड, वही बोल रहा है। फार्मर का कोई आधार कार्ड लेके जाओ दे देगा तुमको, वेरिफिकेशन नहीं है कि ये फार्मर ही है कि क्या है, कि टेनेंट है, क्या ये लेबर है, ऐसा कुछ है ही नहीं। कोई लिमिट ही नहीं है सेल का। अब लिमिट तब ना होता है जब आपके पास लैंड रिकॉर्ड होता डिजिटली, तो वहाँ पता होता, ये भी प्रॉब्लम। दूसरी बात है कि देखो सब्सिडाइज फर्टिलाइजर ले गए और नॉन एग्रीकल्चर से लेकर दूसरी जगह पे यूज़ कर रहे हैं उसको, ले तो गए थे एग्रीकल्चर के लिए और दूसरी जगह यूज़, जानते हो फर्टिलाइजर का यूज़ बाकी जगह पे भी है। हाँ, यूरिया वाला है तो आप यूज़ नहीं कर सकते, उसमें आपका वो क्या है, वो निम कोटिन रहता है, ठीक है। दूसरा वाला है तो यूज़ किया जा सकता है। दूसरी बात है देखो, ये जो सब्सिडाइज जो ले गया फर्टिलाइजर सब, इससे क्या यूट्रोफिकेशन ही होगा ना। हाँ, एफिशिएंसी कितना कमज़ोर है फर्टिलाइजर का ये भी तो जानते हो, इसलिए नैनो एरिया का कॉन्सेप्ट आया था। तो हेल्थ को लेके, इन्वायरमेंट को लेके कंसर्न ही है। तो इसलिए विद्यार्थी लोग प्रेजेंट में क्या कि सेंटर पे करती है सब्सिडी फर्टिलाइजर कंपनी को, सही बात है ना, और उस हिसाब से वो अपना सोल्ड करती है फार्मर्स को। एंड जहाँ तक सवाल है यूरिया फर्टिलाइजर पे, तो वहाँ पे देखो ह्यूज सब्सिडी दे रही है, इतना भी नहीं देना चाहिए। आगे देखो, तो अल्टरनेटिव देखो, अल्टरनेटिव क्या सुझाव दिया है इकोनॉमी सर्वे ने कि क्या होना चाहिए था। तो अल्टरनेटिव ये होना चाहिए था विद्यार्थी लोग कि सब्सिडाइज फर्टिलाइजर आर सोल्ड टू ओनली दोज आइडेंटिफाइड एज अ फार्मर ऑथराइज बाय फार्मर, यानी कि फार्मर को देना चाहिए, या फार्मर ने जिसको ऑथराइज किया उसी आदमी को मिलना चाहिए था फर्टिलाइजर, नंबर 1। दूसरी बात है फर्टिलाइजर फिक्स होना चाहिए कि लैंड ओनरशिप कितना है आपके पास, कितना लैंड है, वही पीओएसओ से वो डेटा इंटरलिंक्ड होना चाहिए। यदि 1 एकड़ है उस हिसाब से आपको फर्टिलाइजर मिलेगा, ऐसा कुछ होना चाहिए। दूसरी बात है कौन सा क्रॉप है, जैसे मान लो एक डिस्ट्रिक्ट में कौन सा क्रॉप ज़्यादा उग रहा है, तो उस क्रॉप में क्या रिक्वायरमेंट फर्टिलाइजर का, उस हिसाब से देना चाहिए। यानी कि तुम्हारा एटलीस्ट 70% सोन एरिया तुम्हारा उस सीजन में होना चाहिए, उस हिसाब से क्रॉप मिलना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब डिस्ट्रिक्ट में जो सबसे प्रोमिनेंट क्रॉप्स है उसको देखते हुए भी फर्टिलाइजर का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ऐसा कुछ। तो इट मे बी प्रूडेंट टू कैरी आउट पायलट प्रोजेक्ट्स। हाँ, ये हो सकता है हम लोग कुछ स्टेट में इस तरह का व्यवस्था पहले क्रिएट करें कि जहाँ पे लैंड रिकॉर्ड हो, पीएसओ टर्मिनल के साथ वो इंटरलिंक्ड हो, उस हिसाब से आधार कार्ड भी लिंक्ड हो, उस हिसाब से होना चाहिए था शुरू में। यदि ये हमारा जो एक्सपेरिमेंटल स्टेज है यदि हमारा पूरा हो जाएगा तो ऑल इंडिया पे इसको लागू भी किया जा सकता है। सब तो वही बोला कि ये ज़्यादा बेहतर होगा यदि हम इसको ना 1 डिस्ट्रिक्ट से शुरू करें, कुछ स्टेट से शुरू करें, ऐसे वेल डेवलप्ड स्टेट सिस्टम डेवलप हो जाता है, अच्छा व्यवस्था डेवलप हो जाता है एग्रीकल्चर का। एग्री स्टेट का मतलब वही डिजिटल फाउंडेशन, यानी कि सरकार के पास पूरा डेटा हो, और सरकार के पास यदि डेटा होगा कितना क्या ज़मीन है तो सरकार को और फ़ायदा है तुम्हारा सब्सिडी पहुंचाने के लिए भी। तो वही बोला एग्री स्टेक का मतलब होता है डिजिटल फाउंडेशन जो गवर्नमेंट सेटअप करेगी, है ना, टू ब्रिंग वेरियस स्टेक होल्डर, सभी स्टेक होल्डर उसमें आएंगे, एक सब डिजिटलाइज है तुम्हारा, ताकि एग्रीकल्चर इंप्रूव हो सके और स्कीम भी बेटर हो सके। बट उसके लिए क्या चाहिए आपको, डेटा चाहिए, और उसे आपको पता चल जाएगा किसके पास कितना लैंड है, वो आपका पीओएस टर्मिनल से भी ऐड कर दिया जाएगा। तो डेटा जो कमी है, जो कि हमेशा से कमी है भारत में, उसको ठीक करना चाहिए। आगे देखो, तो देख रहे हो ना, फर्टिलाइजर सब्सिडी एक बहुत बड़ा है, उसमें चेंज करने की ज़रूरत है। दूसरी बात देखो, फर्दर रिफाइनमेंट इन लेटर स्टेजेस, बाद के स्टेजेस में भी हम ठीक कर सकते हैं। जैसे पैरामीटर में भी लेटर रिफाइंड बेस्ड ऑन द क्रॉप ग्रो, कितना क्रॉप ग्रोन हुआ, कितना सोइल न्यूट्रिएंट स्टेटस, उसको देखते हुए सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम सबको कन्वर्ज कर दो ताकि आसानी हो जाए।
आप एक ही बार पता कर पाओगे, उससे लोन भी देना आसान हो जाएगा। दूसरी बात है कि मान लो कि कभी भी कैलेमिटी आता है, कभी भी कोई हजाड़ आता है, तो क्या दिक्कत हुआ उसके लिए भी आप बेनिफिट आराम से पहुंचा सकते हो, क्योंकि डेटा यू गेट डेटा ना। कहीं फ्लड आ गया, कहीं फेमिन हो गया तो ईजी होगा। देखो वही लिखा गया है, प्रोविजन मे ऑल्सो बी मेड टू प्रोवाइड द टॉप ऑफ इंटाइटलमेंट इन केस ऑफ क्रॉप डैमेज। यदि क्रॉप डैमेज हो गया, एक कैलेमिटी आ गया, तो उस समय देखो SDRF NDRF टीम जानते हो ना, ये लोग जगह भी हेल्प करेंगे। और साथ में सरकार को यदि पता चल जाएगा कि यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम है, तो सरकार भी डायरेक्ट इंटरवीन कर सकती है। तो जो नीड ऑफ द आवर है, जो क्या है तुम्हारा डेटा, वी रिक्वायर गुड डेटा, वी रिक्वायर एक्यूरेट डेटा। ई-रूपी देखो ये बहुत बढ़िया व्यवस्था है, नहीं तो ई-रूपी लॉन्च कर दो। ई-रूपी का मतलब क्या, फार्मर के लिए ई-रूपी दिया गया, फार्मर वो सब्सिडी के रूप में वो ले जाएगा, ई-रूपी है, और उसको केवल फर्टिलाइजर ही मिलेगा, बाकी जगह नहीं मिलेगा। यदि जैसे मान लो कि वो ई-रूपी में 100 रुपया का वैल्यू दिया गया ई-रूपी, वो भी सब्सिडी के रूप में ई-रूपी दिया गया। वाउचर आता है, वाउचर होता है ये बच्चा, समझे, वाउचर है ये। ई-रूपी मिला फार्मर्स को, फार्मर गया फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर के पास गया, जो भी आउटलेट है, रिटेल आउटलेट, तो वहाँ लेट से 50 रुपये का फर्टिलाइजर मिला, 50 रुपये बचा ना, 50 रुपये दूसरा पेस्टिसाइड ले सकता है। बट एग्रीकल्चर से ही सामान ले, ऐसा नहीं कि वो वाउचर लेके जाके दूसरी जगह पर खरीद रहा है, वो नहीं, दूसरा सामान खरीदा वो नहीं। तो ई वाउचर भी, ई-रूपी भी एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, ताकि समझे, ताकि गलत पैसा ना जाए, क्योंकि सरकार अभी देती है ना, 6000 देती है ना सरकार से। तो ई-रूपी बोला गया कि वन टाइम पेमेंट करिए, है ना, वो सब्सिडी दे दीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। उससे केवल PSO डिवाइस पे जाएगा, जहाँ रजिस्टर्ड हुआ वहाँ जाएगा, है ना, ऑथराइज जो फर्टिलाइजर आउटलेट ऑथराइज है वहाँ से ले लेगा वो, हाँ उस आउटलेट से ले लेगा, वो रिटेलर से ले लेगा वो। वहाँ पे जो पैसा बचा हो, लेफ्ट ओवर जो सब्सिडी बचा हुआ, वो तुम्हारा एग्रीकल्चर इनपुट सीड्स और पेस्टिसाइड खरीद सकता है उससे। कोई भी अनयूज हो गया तो ठीक है, वो तुम्हारा, यदि मान लो कि उसके बाद ही पैसा बच जाता है तो कोई बात नहीं, पोस्ट ऑफिस में वो पैसा जमा हो जाएगा, ये भी हो सकता है। और पोस्ट ऑफिस में जमा हो जाएगा तो उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो इकोनॉमिक सर्वे तो बहुत अच्छा है, एक सजेशन दे रही है, समझ रहे हो ना, कितना रोजी पिक्चर है ये, देखो तो कितना सुंदर लग रहा है देखने में। हाँ, दूसरी बात है कि रिसोर्ट टू एग्री एक्सपोर्ट बैन ओनली अंडर अनयूजुअल सब। बताओ क्या होता है यहाँ पे, सरकार आती है बोलती है कि अब एक्सपोर्ट नहीं होगा ये चीज़ का। अरे भाई, इससे दिक्कत होता है इंटरनेशनल मार्केट में भी, और हमारा जो एक्सपोर्टर है उसको भी दिक्कत होता है। हाँ, एक फाइन मॉर्निंग सरकार उठी और बोली कि नो एक्सपोर्ट हुआ। नॉन बासमती का इसी तरह हुआ था, व्हीट का इसी तरह बैन हुआ था। ये इस तरह का अनप्रिडिक्टेबल पॉलिसी नहीं होना चाहिए, अनप्रिडिक्टेबल अप्रोच नहीं होना चाहिए। देखो वही बोल रहा है, एक्सपोर्ट बैन कर देना है। हाँ, जैसे अभी देखो, अभी शुगर पे भी बैन है, तो इसको इन्वोक कर देना चाहिए कि नहीं है, बैन नहीं होना चाहिए, इसको खोल देना चाहिए, क्योंकि फार्मर्स को बेनिफिट होता है इससे। दूसरी बात है, देखो यहाँ पे एज इज कंज्यूमर टू, क्या है बच्चे लोग, कंज्यूमर क्या है, कंज्यूमर तो क्या है, कंज्यूमर को यदि चीनी नहीं मिला तो वो जैगरी ही खा लेगा। व्हाट अबाउट द फार्मर्स, फार्मर्स को तो बहुत लॉस होगा। ठीक है, तुमको एक चीज़, शरबत नहीं मिला तो तुम कोल्ड ड्रिंक पी लिया, बस शरबत बनाने वाला लेट से कोई फार्मर है तो उसका तो नुकसान ही हो गया। इसलिए हवाजाट कभी भी बैन नहीं करते हैं, ये बोला जा रहा है। और दूसरी बात है कि यदि इंटरनेशनल प्राइस बहुत बढ़ा है तो क्यों नहीं फार्मर्स को इस चीज़ का बेनिफिट मिलना चाहिए। फार्मर अपना सामान बेचेगा, इंटरनेशनल मार्केट से पैसा कमाएगा तो बहुत फ़ायदा होगा उसको। तो बिल्कुल इस तरह आर्बिट्री बैन नहीं लगना चाहिए। और दूसरी बात है, देखो दुनिया में हंगर है, दुनिया में फेमिन है, तो वो भी तो हमें अप्रोच लेके चलना चाहिए। दुनिया में फेमिन है, दुनिया में हंगर है, और इंडिया में सरप्लस फूड है, तो इंडिया क्यों नहीं सेल करना चाहिए इंडिया को। बात समझे। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है विद्यार्थी लोग, कि बिल्कुल ये जो अचानक जो एडहॉक जो एक्सपोर्ट बैन हो जाता है, या ह्यूज इंपोर्ट अचानक बाहर से इंपोर्ट हो जाता है, ये ठीक नहीं है। थोड़ा प्रोटेक्शन होना चाहिए, पॉलिसी ऐसा बनना चाहिए कि जिसमें अचानक बैन नहीं होना चाहिए, और इंपोर्ट भी सर्ज ना हो। बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर दोगे भारत में तो फिर एग्री फार्मर्स लोग का दिक्कत हो जाएगा, फिर लेके चलना चाहिए। आगे देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनोवेटिव वाटर मैनेजमेंट होना चाहिए। देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना वाटर का, देखो ये हाइड्रोपोनिक्स वाला सिस्टम, कि वर्टिकल फार्मिंग करो हाइड्रोपोनिक्स में। देखो ऑस्ट्रेलिया का बहुत ही ये सक्सेसफुल मॉडल है हाइड्रोपोनिक्स, समझते हो ना, दोनों चीज़ को जोड़ती है। क्या बोले, हाँ, एक्वाकल्चर और उसको दोनों को जोड़ दी है। तो देखो ये बहुत सक्सेसफुल मॉडल रहा है ऑस्ट्रेलिया में। फ्लड वाटर स्टोरेज प्रोजेक्ट, ये भी हंगरी में बहुत ही ज़्यादा ये सक्सेसफुल रहा है, तो क्यों नहीं कर सकते हम लोग यहाँ पे। इनफैक्ट इंडिया में भी देखो, नारायणपुर लेफ्ट बैंक कैनाल सिस्टम देखो कर्नाटका का, वहाँ भी बहुत बेटर हुआ है। हाँ, वहाँ पे डाइवर्सन बेस्ड इरीगेशन सिस्टम है, जो कि बहुत ही फायदेमंद हुआ है टू ट्रैवल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स में MP का। तो इस तरह का अप्रोच क्यों नहीं बाकी भारत में हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना। एक तो ऑस्ट्रेलिया का मॉडल भी फॉलो कर सकते हैं, हंगरी का मॉडल भी फॉलो कर सकते हैं, और इनफैक्ट जो भारत में जो मॉडल है
बेटर इरिगेशन वाला, वो भी तो हम अपना ही सकते हैं दूसरे राज्य में भी। आगे देखो एग्जाम्पल, ये देखो नारायणपुर लेफ्ट बैंक कैनाल है ना, नारायणपुर समझ गए ना, ऊपर वाला जो था सिस्टम, देखो क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा था, बताओ सिस्टम बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहा था। वाटर नहीं था, आदमी लोग गेट बंद करता था, ओपन करता था ये सिस्टम में, इरिगेशन सिस्टम में। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं था, बट देखो उसके बाद सरकार ने क्या किया, ऑटोमेटेड कंट्रोल सिस्टम लगा दिया उस पर, है ना, रेगुलेटिंग गेट्स, यानी कि अब आदमी को गेट खोलने की ज़रूरत नहीं है। सोलर पावर इंटीग्रेटेड गेट्स, यानी कि रिन्यूएबल पावर से जोड़ दिया गया, गेट अपने आप खुलेगा, अपने आप बंद होगा। जैसे लिफ्ट देखते हो ना, अपने आप खुलता है, अपने आप बंद होता है, तो बेटर सिस्टम लगाया गया, मास्टर वीसेट कम्युनिकेशन सिस्टम। देखो अब कितना बढ़िया हो गया वो, तो चैलेंज था, चैलेंज को पूरा कर लिया गया ना ठीक से टेक्नोलॉजी के इंटरवेंशन से। देखो इससे क्या हुआ कि वाटर यूज एफिशिएंसी भी ऑप्टिमाइज हुआ, बढ़ा है, इक्वलिटी, हाँ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है इससे, और प्रोडक्टिविटी उस रीजन में बहुत ही बेजोड़ हुआ है। तो पहले भी लो फॉल्स था, टेक्नोलॉजी के इंटरवेंशन की वजह से ठीक हो गया ये, बाकी जगह भी किया ही जा सकता है ये। डाइवर्जन बेस्ड इरिगेशन सिस्टम, देखो यहाँ पे ये तुम्हारा दो, ये कह सकते हो कि बरवानी और खारगोन डिस्ट्रिक्ट एमपी में यहाँ पे ये लागू हुआ था, ठीक है। और ये कौन सा प्रोग्राम के अंदर आता है, तो कह सकते हो आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर। इसमें भी बहुत फ़ायदा हुआ, इसके वजह से जो वाटर फ्लो है बहुत ही अच्छा रहा और इरिगेशन कंटिन्यूस रहा है, तो इससे फ़ायदा होगा ना फार्मर को, बिल्कुल। और ये बच्चे लोग जो डाइवर्जन बेस्ड इरिगेशन सिस्टम, वो ग्रेविटी फ्लो के वजह से चलता है, ग्रेविटी का उसमें बहुत बड़ा रोल है। इसे देखो बहुत सारा वाटर फ्लो होकर एग्रीकल्चर फील्ड में पहुंचा, है ना। तो ये डाइवर्जन बेस्ड इरिगेशन सिस्टम है, ये 2016 में लागू हुआ था। अभी देख सकते हो कि कितना फार्मर्स को बेनिफिट हो रहा है, यहाँ देख सकते हो। हाँ तो देखो 1 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड हैव बीन ब्रॉट अंडर इरिगेशन बेनिफिट 93 फार्मर्स। तो कहने का मतलब क्या है कि यस, यदि सही व्यवस्था क्रिएट किया जाए तो इरिगेशन का जो समस्या वो भी ठीक हो सकता है, सही टेक्नोलॉजी लगाया जाए तो वो भी ठीक हो सकता है, इरिगेशन प्रोजेक्ट को ठीक ग्रेविटी वाला किया जाए तो वो भी ठीक हो सकता है। तो ये सब इनोवेटिव वाटर मैनेजमेंट का आइडिया है, जिससे वाटर जो एग्रीकल्चर का जो एफिशिएंसी वो इंक्रीज हो सकता है। तो देखो इसमें वही बोला गया है, इट ऑल्सो सेटेड अ सक्सेसफुल मॉडल ऑफ वर्टिकल फार्मिंग विद हाइड्रोपोनिक्स यूजिंग फ्रेश वाटर आफ्टर डिसल्टिंग सी वाटर इन अ ऑस्ट्रेलियन फार्म। यानी कि ऑस्ट्रेलियन फार्म में जो सी वाटर है उसको कैसे फिल्टर करके एग्रीकल्चर में यूज़ किया जा रहा है, वो चीज़ भी इनफैक्ट भारत सीख सकता है। तो जहाँ जहाँ से जो बेस्ट मॉडल है, इंडिया कैन नॉट, और इनफैक्ट इंडिया में अलग अलग जगह पे यदि बेस्ट मॉडल तो इंडिया बाकी जगह पे भी उसको अप्लाई कर सकता है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को हमें प्रमोट करना होगा, उसको प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना होगा, जो समस्या इरिगेशन का है उसको बेटर करना होगा। दैट्स इट, कंप्लीटेड।